अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, हमने हमेशा सुना और शायद मानते भी आए हैं कि सियासत में कोई भी फैसला, कोई भी इकदाम या कोई भी स्टेप हतमी नहीं होता, यानी फ़ाइनल नहीं होता। और ऐसा अब होता दिखाई दे रहा है क्योंकि जरदारी साहब ने अब जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते बहाल कर दिए हैं। और हमने देखा कि एकदम से जो हलचल पैदा हुई है, अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर आती दिखाई दे रही हैं। ये यकीनन बहुत सी बातों की निशानदाही करता है, बहुत अहमियत रखती हैं ये सारी बातें। अब आसिफ जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब से मिलना और फिर काफ लीग की क़यादत से मिलने की बात भी करना यकीनन बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि काफ लीग जो है हुकूमती इत्तेहादी है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से हुकूमत के साथ दे रही है इस सारी सिचुएशन में। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की बात कर लें तो वो राज़ी हो चुके हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर, और ये भी बहुत अहम डेवलपमेंट है। अगर सारे सिनेरियो में बात करें, अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी। अब होने क्या जा रहा है, और एक बहुत अनसर्टिनिटी सी फैलती जा रही है, बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा होती जा रही है सियासत में। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं अचानक से एक हलचल पैदा हुई है और आपसी जो इख्तलाफात थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं अपोजिशन पार्टीज़ के। अब अपोजिशन जमातें क्या वाकई सीरियस हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए, तो एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ गई हैं? देखें, मेरा तो अंदाज़ा ये है कि ये बिल्कुल इकट्ठे नहीं हैं, जी ना ये कभी इकट्ठे हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जी दोनों के अपने मैनिफेस्टोज हैं, दोनों के अपने पॉलिटिकल अज़ाइम्स हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में है, पीएमएलएन इज़ आउट ऑफ पावर। आज अगर ये इकट्ठे होते हैं, इमरान खान की हुकूमत को गिराते हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्या गेन होगा? पहले तो ये सिंपल सी बात है सोचने की। जी क्या पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पंजाब में भी आ जाएगी या नहीं आएगी? क्या पीएमएलएन पंजाब में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, पीपल्स पार्टी सिंध में रह जाती है, तो पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया? व्हाट हैव दे अचीव्ड? जी इसलिए हम ये समझना चाहिए कि जरदारी साहब जो लाहौर जा रहे हैं, रावल भुट्टो लाहौर जा रहे हैं, दे वांट टू रीऑर्गेनाइज, रीएस्टैब्लिश इन पंजाब, जो कि उन्होंने खो दिया था पिछले दिनों अपनी सियासत की वजह से। नंबर 2 ये है कि उनके पास इस वक़्त उनको 1.5 साल चाहिए पंजाब ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, वोट बैंक कायम करने के लिए, एटलीस्ट 15-20 एमएनएस की सीटें निकालने के लिए अगले इलेक्शन के लिए। जी इसलिए वो लाहौर जाना चाहते हैं। आज अगर वो करते हैं तो हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान की हुकूमत गिरती है? सोचने की बात ये है। जी पीएमएल क्या पीपल्स पार्टी को है कि जी आप आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर ले लें, और पीपल्स पार्टी वुड लाइक कि अगर वो आ जाते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसका मतलब अगले इलेक्शन में पीएमएल को वाजिब फायदा होगा। जी पीपल्स पार्टी फिर भी लॉस में। तो आई थिंक ये टोटल प्रेशर इस वजह से है कि जो इनके केसेस चल रहे हैं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, दे वांट टू पुट फेडरल गवर्नमेंट नैब अंडर प्रेशर कि इनको रिलीफ दिया जाए। जहाँ क्योंकि अभी शहबाज शरीफ का आपने देखा केस जो रमजान शुगर मिल के जी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर, क्लियर पता चल गया कि कितने अरब कौन कौन से कैशियर्स सोन सो के खिलाफ के अकाउंट्स में गए हैं। तो ये सारी टैक्टिस प्रेशर टैक्टिस है। मेरे ख्याल में वो ये चाहते हैं कि प्रेशर डालो, रिलीफ लो, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अगले इलेक्शन के लिए तैयारी सही करो। सर, बिल्कुल ठीक। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेशर की टैक्टिक्स लगाए जा रहे हैं। अब इन हाउस तब्दीली की भी बातें की जा रही हैं कि इन हाउस तब्दीली, अपोजिशन पार्टीज़ आपस में मिलके अब वो कह रहे हैं जी कि एक पेज पर आ जाएंगे तो इत्तेफाक राय भी कायम हो जाएगा, और साथ साथ लॉन्ग टर्म अगर से देखें, आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग टर्म कोई चेंज नज़र आता है आपको? क्योंकि ज़ाहिर है इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, दूसरी जानब अगर पीटीआई की बात करें तो वो तो सदारती निज़ाम को लेकर बैठे हुए हैं। देखें, उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर ये डिसाइड करें और बाकी जो दूसरी पार्टियां जी कि इनका कहीं ना कहीं जाके आपस में नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं, इसके अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है फिर जी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर ये चाहती है कि पीएमएलएन के जी वो सेंटर में आ जाए और पंजाब में सिंध में पीपल्स पार्टी रहे, तो ऐसी बात नहीं हो सकेगी। ये समझने की बात है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल में बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि इस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत कराएं, और पीटीआई को जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बैगेज है, जी जो उन पे अभी बातें की जा रही हैं कि महंगाई कर दी है, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, वुड दे लाइक टू कैरी द बैगेज ऑफ पीटीआई एंड देन गो फॉर जनरल इलेक्शन, और ताकि एक साल में अवाम इनसे भी मुतनफर हो जाए, क्योंकि ये आई एम श्योर कि ये भी डिलीवर नहीं कर जी सकते, जी इस वक्त ये कुछ भी नहीं कर सकते।
ये करना चाहेंगे, या अपना मैनिफेस्टो ऐसा लेकर आए मिलके, कहें जी अगले जनरल इलेक्शन में हम आवाम को ये आसमान के तारे तोड़ कर लाएंगे, ये बेनिफिट देंगे, और इसके बाद इसके लिए हमें आप सिलेक्ट करें। आई थिंक और जाहिर है कि अक्लमंद आदमी के लिए यही पॉजिटिव समझ आएगी कि नया मैनिफेस्टो, नए जो लोगों को होप देनी है वो, और उसके बाद उनको बताएं कि इनकी ये और एक साल अगर ये गवर्नेंस ठीक नहीं होती, जी बजट ठीक नहीं होता, महंगाई और हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का मैंडेट जो है वो पीटीआई से शिफ्ट होके दूसरी ऑपोजिशन पार्टी में तो चला जाएगा, जिसका बेहतर ऑप्शन होगा। सही। अच्छा सर, अगर जरदारी साहब की बात कर लें, बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सी मीटिंग्स भी की हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, फिर काफ लीग की क़यादत से भी मुलाकात है। अब इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब कोई ग्रीन सिग्नल दिया है उन्होंने जरदारी साहब को, जिसके बाद से फ़ौरन एक हलचल पैदा हुई है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तासुर क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आपको याद ही होगा माजी में, अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो जरदारी साहब ने ये भी कहा था कि हुकूमतें गिराने वाले और हुकूमतें बताने वाले कह रहे हैं जी कोई नया फार्मूला लाएं। देखें, बात यह है कि यही तो हमारी एक डायकॉटमी हमारे सिस्टम में। जी एक तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जी फिर आप देखते भी उसकी तरफ है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, या पीएमएलएन है, या काफ लीग है। आप उनकी तरफ क्यों देखते हैं? आप उनसे क्यों उनसे लेते हैं? आप अपनी गवर्नेंस इतनी अच्छी करें, जी आप इतना अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आए, आप इतनी अच्छी बातचीत करें कि लोग आपकी तरफ देखें, एंड दे डोंट अप्रूव कमिंग सपोर्टिंग एस्टेब्लिशमेंट टू एनीवन। हमारा ये सोच होनी चाहिए। जी फौज की तरफ लोग उस वक्त देखते हैं, फौज कहते हैं फौज आ जाए, फौज आ जाए, जिस वक्त आपकी सिविलियन हुकूमत लूटमार करती है, डिलीवर नहीं करती है, आवाम को सस्ता इंसाफ मुहैया नहीं करती है, सस्ती चीज़ें नहीं देती है, वेलफेयर नहीं करती है, सेहत का ख्याल नहीं करती है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, देन दे लुक टुवर्ड फौज कि शायद फौज आके हालात बेहतर करे। सो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। फौज बिल्कुल न्यूट्रल है, फौज हुकूमत का साथ देती है आइन और कानून के मुताबिक, जो कि मैंडेट है उनका। सही। उसके अलावा फौज इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, वो दे आर वेरी बिजी इन देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, लाइक इधर ये आपके सामने फाटक एरिया है, उसके बाद इंडिया के हालात हैं, बलूचिस्तान आपको नज़र आ रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, फौज इसमें बहुत बिजी है। जी इस वक्त ये तासुर देने के बजाय आप अपना काम करें, अवाम को कन्विंस करें, अवाम को अपना मैनिफेस्टो बताएं और सोल्यूशन बताएं। अगर आप कहते हैं महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सोच हो गया, आप बताएं कि जी हम आएंगे, हमारे पास ये फार्मूला होगा जिससे हम चीज़ों को सस्ता कर देंगे, इसलिए आप हमें वोट दें। ये थिंकिंग जो जब आ जाएगी, दैट मीन हमारे मुल्क में प्रॉपर जमहूरियत आ गई। राइट सर। अच्छा आपको लगता है कि पीडीएम, अगर पीडीएम की बात कर लें, थोड़ा सा जिक्र कर लें, और पीडीएम अब देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के डायरेक्ट राब्ते नून लीग के साथ और फिर दीगर जमातों के साथ भी डायरेक्ट राब्ते किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो कोई घाटे में पड़ता जा रहा है, या फिर मना लेंगे और फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेगी? कोई ऐसे चांसेस मौजूद हैं? देखें, एक बात, जब एक तहरीक है खत्म हो जाती है, उसके बाद वो कभी भी दोबारा उस तरह उभर नहीं सकती। जी जी सर, आपकी नंबर आवाज़ आ टू, रही ठीक है, नंबर टू के पीपल्स पार्टी ने जो 27 फरवरी को कॉल दी है मार्च की, दैट मीन इट इज अ बिग स्पॉइलर। है। जी 27 को अगर ये जाके अपना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 23 मार्च को दुनिया की डिग्नेटरीज आ रही हैं, 23 मार्च को पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की परेड है, उसको अगर सबोटाज करना चाहते हैं तो इनका मैंडेट, इनका नैरेटिव हर एक को समझना चाहिए। दो अलग अलग मूवमेंट होती हैं, क्या ये कभी भी कोई इसका हल निकल सकेगा? नहीं। अगर एक प्लेटफॉर्म होता है वुड कि यस। सो जी इसलिए, और मौलाना फजलुर रहमान भी इतने इनफेक्टिव, आज कल भी देखें उनको डिनर पर नहीं बुलाया गया। सो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो पीडीएम को मैं हमेशा से कहता हूँ, इट इज़ नाउ अ डेड हॉर्स, इट राइट कांट डू राइट। एनीथिंग। इससे परेशान सिर्फ सिर्फ प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि ठीक है जी। गवर्नमेंट किसी ठीक। तरीके से पैनिक में आके ओवर रिएक्ट करे। बेरी साहब, आप जैसे कह रहे थे कि पीडीएम इज़ अ डेड हॉर्स, अब शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं जी हम मना लेंगे, हम पीडीएम को का पर ये मौक़िफ़ लेके जाएंगे अपना, और अब ज़ाहिर है जो बातें पीपल्स पार्टी से हुई हैं, या फिर जो मुशावरती इजलास भी मुनक्किद किए गए हैं, उसके तहत वो कह रहे हैं जी हम इसको पीडीएम में भी ले जाएंगे और उनको मना भी लेंगे, जितने भी दोस्त हैं उनको मना लिए जाएंगे। देखिए, बात ये है कि इट इज़ एन इलेक्शन ईयर। इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाने हैं। क्या ये इतने अक्लमंद हैं कि इनको समझ नहीं आती है कि पीटीए का बैगेज क्यों उठाएंगे? एक साल के लिए जो इनको यहाँ पर जब महंगाई होगी,
और तेल महंगा होगा और अमीर शरारतों के हिसाब से उनको इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, तो क्या ये उसको संभाल सकेंगे? जी या तो अभी सोल्यूशन देना आवाम को कि जी पीटीए को हटाएंगे तो हम आपके लिए ये जो है ना, ये दूध की नहरें बह यहाँ बह बह चलेंगी, राइट राइट आसमान से तारे तोड़ के लेंगे जी जी और हम सब कुछ कर देंगे। तो आई थिंक इसको देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को इतना इफेक्ट या जो इफेक्ट क्रिएट कर सकेगी जी जी हुकूमत के ऊपर। हुकूमत इधर ही कंफर्टेबल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, आपसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो साहब ने। सर कैसे हैं आप? सर दुआ मेहरबानी। हाँ, ठीक है। निसार साहब बहुत मुतहरिक दिखाई देते हैं अब जरदारी साहब, और जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी हमने देखा उन्होंने कहते आए हैं कि अब उनको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कोई फार्मूला बनाया जाए, और अब क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है? बहुत एक्टिव हैं, इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकातें हो रही हैं। सर मुझे समझ में नहीं आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कोई पैकेज बनाया जाए? जी हम सियासी पार्टियां हैं, हम अपने अपने तौर पर जदोजहद करते हैं, अवाम से राब्ते में रहते हैं, जी हुकूमत की नाकारा कामों को बताते रहते हैं, जी जी और ये हम उनके साथ राब्ता करने का फर्ज है। जरदारी साहब का एक्टिव होना, बिलावल साहब का एक्टिव होना, इनका तो होना चाहिए, जी और ये हैं एक्टिव। अगर एक्टिव हैं तो फिर अवाम से राब्ते के तरीके यही होते हैं, जलसे हुए, जुलूस हुए, स्टेटमेंट्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सारी बातें जो देखा ना। मैं जो कह रहा था अभी, जो दोस्त कह रहे थे, जी दूध की नहरों का वायदा तो इस हुकूमत ने किया, जी जिसने कहा था मैं 22 साल से जदोजहद कर रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, और इसलिए मैं ये सारा कुछ सियासत में आया हूँ। जी 22 साल का तजुर्बा बताने वाले दूध की नहरों का बताते बताते थके नहीं। हर हर तकरीर में दूध की नहरों का ही जिक्र होता रहा, जी लेकिन दूध की नहरें तो नहीं, लेकिन अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। अब हम इस चीज को भूले कैसे सकते हैं? हम अवाम को कैसे देख सकते हैं कि वो मरते रहें और हम चुप करके बैठे रहें? एक्टिव हो जाएं, नहीं एक्टिव हो जाएं। भाई क्यों नहीं एक्टिव हो जाएंगे? हम जरूर एक्टिव हैं और रहेंगे। हम अवाम के साथ रास्ते का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि निसार अवाम के साहब, साथ निसार साहब सुने 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 जी सुने। जी जी बात रही कि हम कर रहे हैं, हम क्या, ये कैसे हो सकता है कि मैं बैठे कहूं कि मैं मरूं आज और मेरे लिए कोई तड़पे 2 महीने और 3 महीने के बाद? जी हमने इस वजह से, चलो फरवरी का ऐलान किया, तैयारी करनी होती है, आना होता है, सबने तैयारी करनी होती है। ये वो जो कंटेनर पे खड़े होते थे जी ना, वो भी सिर्फ 2-3 हजार लोग होते थे रात को, और फिर चले जाते थे अपने घर घर, और फिर शाम को फिर वापस आ जाते थे और डीजे की बातें पे और गाने सुन रहे थे, और सब कुछ जो कुछ भी होता था वो होता था। वो सबको पता है कि क्या होता था उन धरनों में। जी तो ये हमने कोशिश क्यों नहीं करनी? हमें तो करनी नहीं, तो हम अपने अवाम के साथ वफा करते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर हम चुप करके घर बैठ जाएं तो फिर ये बात तो हमारे से, हमसे लोग सर, जो है लेकिन नाराज अवाम ने रहेंगे। मैंडेट तो उन्हीं धरने करने वालों को दिया ना, धरना करने यानी वालों को। सर मैं आपसे अर्ज कर रहा जी हूँ, अवाम ने धरने देने वालों का दिया, लेकिन वही अवाम आज अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जी वही अवाम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हों या पीछे दूसरे पार्टी के लोग हों। उनके अपने पार्टी का जो फाउंडर है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, क्यों भूल रहे हैं आप उनको? जी इन सब ने कता किनारा कशी कर ली है। सब इस तरह से कर रहे हैं कि जी उन्होंने हमें मायूस किया है, जी और मायूस करने के लिए 4 साल होने को आए हैं, और उसमें कोई रोज आई वांट टू आस्क इजाफा ही क्वेश्चन हो, टू निसार साहब। जी 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 रोजाना इजाफा हो रहा है तकलीफों में, कोई कमी नहीं आई। ठीक है। और क्या निसार साहब हम आप जरा लाइन पर साथ रहिएगा, हम ब्रिगेडियर साहब से मौक़िफ़ लें उनका। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं निसार खोड़ा साहब से एक छोटा सा सवाल करना जो जी जी निसार साहब, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज बोल रहा हूँ। मेरा ये सिर्फ आपसे एक सजेशन है, ये बताइए कि क्या बेहतर है कि ये 1 साल और अवाम को जो कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं जो इस साल के एंड में, अगले साल के इलेक्शन शुरू में होने हैं, वो जी बेहतर है, या नंबर 2 आप इनका बैगेज जो है वो कैरी करना चाहेंगे? मैं आप अर्ज अपना करूं? सोल्यूशन देंगे? मैं एक मिनट, एक जस्ट मेरा एक क्वेश्चन, फिर आप बिल्कुल बोलिए। नंबर 2, क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपना मैनिफेस्टो स्ट्रॉन्ग अगले इलेक्शन के लिए लाएं, जी हाँ, आप जी हाँ। सोल्यूशन लाएं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, और उसके ठीक बाद ठीक, आप फुल मैंडेट के साथ इलेक्शन में जाएं? क्या मैं बेहतर? अर्ज जी करूं? जी निसार साहब, मैं जी अर्ज जी करूं? जी देखिए, आपने पहले कहा कि क्या ये बेहतर है कि जी अभी कुछ हो जाए या 5 साल के बाद हो। मैं कह रहा हूं अगर तकलीफ में है तो फिर तो हर एक मुल्क में
ये जमहूरी तरीका है, जमहूरी डिमांड है कि जी वक्त से पहले इलेक्शन कराओ। हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हम किसी के साथ गठजोड़ करके नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन करवाओ, अवाम के प्रेशर में तुम इलेक्शन कराते हो चालू, या तुम नो कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ हो सकता है तो हो जाए। क्योंकि हम इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि जी अवाम भले सफर करते रहे और ये भले जी बदनाम होता रहे, तो जब वक्त आ जाएगा तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे, हमें वोट पड़ेंगे। ये एक वो चीज है जो उसूली तौर पर ठीक नहीं है। जद्दोजहद करना, कंटिन्यूअस जद्दोजहद करना जरूरी होता है। जरूरी होता है कि अवाम को बाखबर रखा जाए, हर तरह से पता चल जाता है कि जी अवाम कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जद्दोजहद से में मत रोको, चाहे पीडीएम हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। ये पहले थे इकट्ठे, अब उन्होंने थोड़ी गलती कर ली और एक इत्तेहाद तो नहीं था, ये कोई मर्जर नहीं था कि शोकाज नोटिस भेजकर और किसी की बेचकुनी की जाए या किसी की की जाए। ये इत्तेहाद में ये चीजें नहीं चलती, लेकिन उन्होंने कर दिया और दूरियां पैदा हो गई। दूरियां पैदा हो गई तो हम चुप करके तो नहीं बैठे ना, जो अपनी अपनी ताकत है हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे। दूसरी बात, दूरियों की आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी। दूसरी बात, मैनिफेस्टो की आपने बिल्कुल सही बात की कि अवाम को ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी बताना चाहिए। वो एक तरीका होता है कि अभी बताएं, या फिर वो अपने मैनिफेस्टो में बताए कि हम इस तरह से करके आपको जिंदगी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, मुझे पता है कि कितना इन्होंने कर्जा लिया है, इतना शायद पहले किसी ने इतनी थोड़ी देर में नहीं लिया होगा। लेकिन हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के टाइम में कितना कर्जा था, नवाज शरीफ के टाइम पे कितना कर्जा था, इसने थोड़े से अरसे में कितना कर्जा ले लिया। ये सब कंपैरिजन की बात है। वो कंपैरिजन करते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि भाई लोग मरते रहे, अपने आप को बेचने पे आ जाए और हम बैठे मतलब आराम करें। ये मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। बिल्कुल मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए कि उनको ठीक है जी, निसार साहब पॉइंट वेल टेकन। अच्छा सर, ये बताएं, आपने कहा कि अब जाहिर है पीडीएम की अगर सियासत की बात कर लें, आप लोगों का बड़ा क्लियर स्टांस है कि आप पीडीएम ज्वाइन नहीं करना चाहते दोबारा। अब ज़ाहिर मौक़िफ़ भी मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं बातें भी वही की जा रही हैं, एजेंडाज भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, फिर ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ज़ाहिर शो कॉज नोटिस और ये तो आपस में बैठ के इख्तलाफत हल कर लिए जाते हैं और आप दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। जी जी, मैं गुजारिश करूँ, शो कॉज नोटिस भेजने के बाद एएनपी ने तो एक लम्हा नहीं लगाया, उन्होंने बात छोड़ दी पीडीएम। हमने फिर भी इंतजार किया और उसके बाद उनकी ताबड़तोड़ हमले होते रहे। फिर हमने कहा भाई इस तरह से तो हम बेइज्जत होने के लिए तो नहीं आए किसी इत्तेहाद में। हम छोटी पार्टी का भी इज्जत रखते हैं तो बड़ी पार्टी का भी इज्जत होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जी बस ऐसे उठो दे जैसे हम किसी के जर खरीद तो थे नहीं। हमने इलेक्शन अलायंस भी नहीं किया था, हमने मर्जर भी नहीं किया था, एक दूसरे की हमने बेइज्जती करने की ठान ली, तो फिर तो जाहिर है ऐसा एहसास नहीं चलता। इस वजह से हमने राहें जुदा कर ली और राहें जुदा करने के बाद हो सकता है हम इकट्ठे होते, हो सकता है उस वक्त लॉन्ग मार्च हो जाती, हो सकता है सूरत हाल चेंज हो सकती थी। सही। जो हमने नहीं की। इसमें मैं आई वांट टू स्पीक समथिंग। जी प्लीज ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल निसार करोड़ से बात सही कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी को एक सोचना पड़ेगा कि अगर आज से 4 महीने बाद इलेक्शंस होते हैं, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन, रीएस्टैब्लिश, जेलों को रीएक्टिवेट कर सकेगी? कर लिया है, उनको कोई फ़ायदा होगा? या अगर 1 साल के बाद इलेक्शंस हो और पीपल्स पार्टी पंजाब में इस्टेब्लिश हो, रीऑर्गेनाइज करे, अपनी 15-20 सीटें पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से निकाले, क्योंकि बाकी जगह इनके पास वोट बैंक है, वो बेहतर होगा। 3 महीने के बाद या पीएमएलएन को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा? अर्ज करूं जी निसार साहब, अवाम की अगर बात है, अवाम की तकलीफों का अगर एहसास है हमें, तो फिर मुझे ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि कल मुझे हुकूमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पंजाब में मेजॉरिटी लूंगा या नहीं लूंगा। इसलिए मैं उसका इंतजार करूं कि जब तक मैं पंजाब में ना हूं तब तक चुप करके बैठा रहूं। अगर अवाम का फैसला, अवाम की हमदर्दी में आपने सोचना है, तो फिर ये इंतजार नहीं करना है कि जी पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम एक्टिव हो जाएंगे तो पंजाब में भी कुछ बेहतरी आ जाएगी, हम ये करते रहेंगे तो पंजाब में भी कुछ बेहतरी आ जाएगी। यही तो काम होते हैं आगे आने के लिए। अगर हमने सर तो क्या कोलिशन गवर्नमेंट बना सकेगी पीपल्स पार्टी? अगर है इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो क्या नून लीग के साथ या फिर पीपल्स पार्टी के साथ या फिर कोई भी बड़ी जमात अगर आपके साथ मैंडेट लेती है तो क्या आप कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे?
सर मैं अर्ज करूं, जी जी 2007-8 का मिसाल आप भूल क्यों जाते हैं? जी जी क्या उससे पहले एक दूसरे के हम खिलाफ नहीं थे? लेकिन यही बेनजीर थी जो नवाज शरीफ साहब को जाके सऊदी अरब में से वापस ले आई कि आओ तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, जी। वापस आओ, इलेक्शन से बाहर मत रहो, इलेक्शन से बाहर मत रहो, बाहर मत रहो, ये करते रहे। चाहे हमसे बेनजीर सभा छीनी गई, उसके बावजूद भी हम यही कहते रहे कि जी नहीं, हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर हमने अपना असर दिखाना है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर। और फिर आपको अंदाजा तो हुआ ना, इस इलेक्शन में खड़े होने से इतनी बड़ी अपोजिशन है जी कि सिर्फ 7-8 लोगों का फर्क है, सिर्फ 7-8 लोगों का फर्क है, जो भी मुख्तलिफ पार्टियों की कोalition हुकूमत की वजह से चल रही है। नहीं तो फिर इतनी बड़ी अपोजिशन पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं थी। जी ये बिल्कुल हकीकत है कि चाहे नवाज शरीफ हो या हम हो या कोई और हो, इन सबको मिला के इतनी बड़ी अपोजिशन कि भाई 10 वोटों के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। जी ये कोई कम बात है? सही, इसमें सही। होने से ही तो कुछ हुआ, ये 18 के इलेक्शन में होने से ही तो कुछ हुआ, 2008 के इलेक्शन में होने से ही तो कुछ हुआ। राइट जी निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank और ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह निसार खोड़ो साहब ने बातें की, अब ज़ाहिर है अगर इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी के किरदार को देखते हैं तो आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते करना कोई फ़ायदेमंद साबित होगा? एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी हैं, और बहुत ही अजीब किस्म की अब सियासत का मंजरनामा सामने आता जा रहा है। बड़ी क्लियर सी बात है, पीपल्स जी। पार्टी का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, ठीक है ताकि जो भी इनको रिलीफ मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहे, जी। इससे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, इससे नैब से, वो बात है। अदरवाइज पीपल्स पार्टी को नहीं सूट करता, कभी भी वो जनरल इलेक्शन में या हुकूमत के खिलाफ असेंबली में वोट नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए नहीं देंगे कि वो अपने हाथ पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, पीएमएलएन को आगे ले आएंगे, और जो फिर बाद में जो पार्टी सेंटर में होगी वही इलेक्शन में काफी उसका इन्फ्लुएंस होता है। राइट इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पीएमएलएन भी इलेक्शन नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती, दोनों पूरा साथ लेना चाहते हैं, पूरा चाहते हैं कि हम सियासी शहीद ना करें पीटीआई को, ताकि इनको ये इलेक्शन में स्लोगन ना लगे। इस वजह से ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। पीएमएलएन अपने केसेस को बचाना चाहती है, करप्शन को। जी पीपल्स पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मौलाना फजल रहमान की भी यही प्रॉब्लम है। मौलाना फजल रहमान को केपीके में काफ़ी ये इलेक्शन लोकल बॉडी से फ़ायदा हो गया, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। कुछ भी नहीं होगा, रेस्ट अश्योर, ये गवर्नमेंट मेरे हिसाब से अपना टेनर पूरा करेगी, और अगले साल जो इलेक्शन ईयर है वो उसमें जाके इलेक्शन करेंगे, देन आवाम का फैसला कि वो किसको सिलेक्ट करें। सर, लेकिन आपको लगता है कि अब जो हालात पैदा हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, आपको लगता है हुकूमत सक्सेसफुली कर लेगी कंप्लीट, या फिर कोई चेंजेस लाने ज़रूरी हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं, आवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। वो इसका इलाज एक ही है, ये जो बजट आ रहा है 30 जून 2022-23 का, अगर इसमें फेडरल गवर्नमेंट एक अवाम दोस्त बजट लेकर आती है, उनकी महंगाई को कंट्रोल करते हैं जी सर्विस लोगों, सैलरीड क्लास लोगों की को मराद देते हैं, बिजनेस उसके प्राइस को डाउन ले आते हैं, तो देन और हाउसिंग स्कीम जो वादे किए उन्होंने वो कुछ पूरे करते हैं, जी तो ये अवाम को में दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए इनके लिए बेहतरीन मौका होगा। अगर ये जून बजट अच्छा नहीं करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि अगली दफ़ा इनको मैंडेट नहीं मिलेगा और कोई और पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम चाहेंगे ले आएंगे। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आने वाला जो बजट है वो अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसमें रिलीफ दे देते हैं आवाम को तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए कुछ बेहतर हालात पैदा हो जाएंगे। मगर हम सुनने में आया और देखने में भी आया कि उसमें बहुत से इजाफी टैक्सेस भी अब लगाने जा रहे हैं। लगभग 4 खरब से ज़्यादा के टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत प्लान कर रही है आवाम पर फिर एक बॉम्ब गिराने के लिए। तो आने वाला वक्त जो है वो भी बता देगा कि कितना अहमियत का हामिल है पीटीआई के लिए और पीटीआई कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेती है। अब अगर बलूचिस्तान की बात कर लें, बहुत अहम सूबा है हमारा, बहुत बड़ा सूबा है, और हमने देखा कि माजी में हालात बहुत टेंस भी रहे हैं वहाँ पर, लेकिन फिर बेहतरी भी आई और सब अच्छा था कि आज अचानक एक खबर आती है कि कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ, जिसके बाद बहुत अनरेस्ट फैला वहाँ पर और बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है। अब देखना ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या शरपसंद अनासिर दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, या फिर हमने देखा कि जिस तरह माजी में एक अनरेस्ट की सिचुएशन थी, कहीं खुदा न खास्ता वो सिचुएशन दोबारा देखने को ना मिल जाए। हम इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लश्करी रईसानी साहब ने। आप सीनियर रहनुमा हैं बीएनपी मेंगल ग्रुप से। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। लश्की साहब, हमने देखा कि बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे, मगर आज का जो धमाका है ये कोई खास ही अच्छी इंडिकेशन पेश नहीं करता। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात ये कि बेहतर किसके लिए थे। जी एक तो बात इस पे आप जरा कभी सोच के अपना तबसरा करें। जी जी और एक मसनूई जंग छेड़ा जाता है, कभी कभी मसनूई अमन रियासत वो करता है। बेहतर कभी भी नहीं थे। सही। 73 साल से मुसलसल इस सूबे में शोरश है और हुकूक के लिए लोग आवाज बुलंद करते हैं। फिर साथ होता ये है कि बलूचिस्तान का ट्रीटमेंट ऐसा है जैसे कॉलोनी को अंग्रेजों ने ट्रीट किया हुआ होता है, तो यहाँ हमारे साथ भी ये सारा मामला है। फिर इस्टेब्लिशमेंट रातों रात पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और इलेक्ट्रल जो ताल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके हुकूमत बनाते हैं। यानी पुरान सियासी रास्ता भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ के अवाम का रोकता है। तो लोग फिर उसको आप शिद्दत पसंद कहें या कुछ लोग उनको मुजाहिमतकार कहें, कुछ लोग उनको जंगजू कहें, वो अलग है, मगर इन सब के अपने अपने नुक्ते नजर है, उसका एहतराम करना चाहिए। जब पॉलिटिकल रास्ता आपका इस्टेब्लिशमेंट रोके और फिर अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं मिले तो इससे बदतर हालात भी आने वाले हैं। मैं कई सालों से कहता रहा हूं कि स्टेट अगर अपना रविश नहीं बदलेगा तो फिर बलूचिस्तान आपसे दूर निकल चुका है। और अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सूबे का जिनको स्टेट ने पॉलिटिकल प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर रखा है, तो लोग फिर मायूस होकर चले जाएंगे। मसलन NA 265 से मैं पार्लिमानी सियासत करता हूँ, जिससे मुझे मेरा अपना रियासत फरीक बन के रोक रहा है। मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, वहाँ कासिम सूरी जो कि कोयटा शहर का भी नहीं है, उसको लाके बैठा। आज सुप्रीम कोर्ट भी मेरा वोट का हक मुझे नहीं दे रहा है। जब पूरा एस्टेब्लिशमेंट एक सूबे के साथ ज्यादती करे तो वहाँ इस किस्म के हालात पैदा होंगे। सही। अच्छा, उसके बाद आप एक आम बात सुनते हैं जो मैं सुन के बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। जब कहा जाता है कि देखें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है, क्या बलूचिस्तान के लोगों का हाल बलूचिस्तान के लोगों के मफाद और मर्जी के मुताबिक है? जब हमारा हाल और माजी हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं है तो किसी और का मुस्तकबिल के साथ हमारा काम नहीं है। फिर ऐसे लोग पैदा होंगे जो शिद्दत का रास्ता इख्तियार करेंगे, उसको जो भी रियासत पाकिस्तान नाम दे वो उसका मर्जी है, मगर ये अपने हाथ के पैदावार है और ये रद्द-ए-अमल है स्टेट के पॉलिसीज का। उस रद्द-ए-अमल का जिम्मेदार खुद रियासत है और वो तमाम इदारे हैं जिसमें जो है हम समझते हैं कि वो सियासी अमल और इंसाफ का मुहैया करना उस सब में रखना डाल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार खुद स्टेट है। सर, बेसिक गलती अगर स्टेट की भी बात कर लेते हैं, चले हुकूमतों की भी बात कर लेते हैं, बेसिक गलती हुई कहाँ है, वजूहात क्या हैं? क्योंकि ज़ाहिर है माजी में हमने देखा कि जब भी बलूचिस्तान से आवाज़ उठी है राइट्स की कि राइट्स नहीं दिए जाते, वहाँ हमने देखा कि NFC अवार्ड्स भी लगा दिए जाते हैं, अनाउंस कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये बात भी की जाती है जी CPEC का भी एक मेजर हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, गवादर पोर्ट है, उसको भी एम्पावर किया जा रहा है। असल इशूज़ हैं क्या? अब आप अवामी अगर बात कर लें तो फिर वो इशूज़ हाईलाइट क्यों नहीं किए जाते? देखिए, बात ये कि एक तो चीज आप देखिए, पाकिस्तान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का फेडरेशन है जी, और बलूचिस्तान उस फेडरेशन में एक फेडरेटिंग यूनिट है। ये हम हिंदुस्तान के ऐसा नहीं थे कि कहते हैं कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको अलहदा किया। हमारा एक एग्रीमेंट के तहत खान खलात और जिन्ना साहब के एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का फेडरेशन के हिस्सा बलूचिस्तान बना। सबसे पहले तो उस एग्रीमेंट पे अमल नहीं हुआ, उसके बाद पहला बगावत सन 48 में हुआ, उसके बाद मुसलसल डिक्टेटरशिप, सेमी डिक्टेटर। जब 73 का आइन आया तो आज तक उस आइन पे खुद फेडरेशन ने, खुद पाकिस्तानी रियासत ने, स्टेट ने उस पे अमल दरामद नहीं किया। उसी पार्लियामेंट में जहां आपने 22 सेंट्रल बलूचिस्तान से भेजे, अक्सर वो लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल प्रोसेस से सादिक संजरानी समेत कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। जब ऐसे लोगों को आप लाएंगे जहां पार्लियामेंट में डायलॉग होना है और डायलॉग में हम अपने वोटर, अपने सूबे, अपने कौम का नुमाइंदगी करेंगे, वहाँ नुमाइंदगी के बजाय सादिक संजरानी को आप लाएंगे जो कुछ अर्से पहले मेरे जूते पॉलिश करता था, अब आप उसको लाके बिठाएंगे तो फिर सियासी रास्ता आपने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रोका है।
जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान सियासी रास्ता रोकेगा तो फिर आप खुद कहें कि फिर कौन सा रास्ता लोग इख्तियार करें। तो उसके वजूहत जो वाकयात पेश आए, आज भी कोयटा में धमाका हुआ है जी, पंजगुर में वाकया पेश आया है और नोशके में हुआ है, उससे पहले तुर्बत में हुआ, ये सब गलत गवर्नेंस और इख्तियार विफाक के पास रहने की वजह से हुआ, जहाँ सियासी अमल से लोग मुतनफिर होके बददिल होके वो किसी कोई और रास्ता उन्होंने अपनाया। इसमें ये हो सकता है कि अगर रियासत पाकिस्तान संजीदा है, मैं रियासत का बात कर रहा हूँ, इमरान हुकूमत का बात नहीं कर रहा, ये दो अलग चीज है। रियासत मुस्तकिल होता है बाज़ औकात और हुकूमत आर्जी होता है 5 साल के बाद। स्टेट अगर जिम्मेदार है, समझता है कि मामला को ठीक होना है, तो एक ट्रुथ कमीशन कायम हो और तमाम जिम्मेदारियों का तयन हो कि कहाँ एग्रीमेंट्स का, कहाँ आइन का मुखालफत हुआ है, कहाँ इंसानी हुकूक का मुखालफत हुआ है, कहाँ स्टेट ने जाली तरीके से हमारे कौमी रस्म रिवाज रसूम और हमारे कौमी शनाख्त को नुकसान पहुंचा है, कहाँ स्टेट ने हमारे आबादी को कम करने के लिए अफगान माजर को लाके बिठाया। फिर उसके बाद पता चलेगा। अब आप ऐसे लोगों को लाके बिठाते हैं जो अवामी नुमाइंदे नहीं है, फिर तवक्को रखते हैं ये कि फिर अवामी नुमाइंदे वो बन के मामला को ठीक करे। अब जिनको रियासत पाकिस्तान लाके बिठाया है, मतलब सेनेट में बहुत सारे लोग हैं, चेयरमैन समेत MNA से लाके बिठाया, अब जिम्मेदारी उनका है कि हालात को ठीक करे और वो जवाब दे। ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी कहा कि मैं स्टेट से बात करूँगा, इमरान खान साहब की हुकूमत से बात नहीं करूँगा। आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, खान साहब की भी अगर आप बात करें तो कोशिश तो की जा रही है कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ ले जाए जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं क्योंकि ज़ाहिर IMF का प्रेशर भी है और भी बैरूनी प्रेशर्स हैं। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं अर्ज करूँ, खान साहब लाए गए, उनका कुर्सी मांगा है, वो कुर्सी के कैद है बेचारा, वो एक यरगमाल शख्स है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो उनसे क्या मांग सकते हैं? जिन्होंने उनको बिठाया है वो बलूचिस्तान से, बलोचों से बात करें और अपनी जिम्मेदारियां और अपनी गलतियों का इजाला करें और उसको तस्लीम करें। मैं समझता हूँ शायद कोई मामला आगे हो, मगर हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान बहुत दूर निकलता जा रहा है और उसके जिम्मेदार वो टाउट्स है जो रियासती सरपरस्ती में पॉलिटिक्स करते हैं और फिर खुद रियासत है जिसने यहाँ तक इस मुल्क को पहुँचा है। सही सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लश्करी लिसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह इनका कहना था कि स्टेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में जो हालात पैदा हो जाते हैं उन्हें बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, ना कि सिर्फ बातें की जाएं। और माजी में भी जिस तरह के हालात पैदा होते रहे हैं, स्टेट शायद उस तरह सीरियसली हुकूमतें उसको नहीं देखती रहीं। लेकिन बहरहाल आने वाला जो वक्त है वो बहुत क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर है CPEC का एक मेजर हिस्सा गवादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, तो हालात का जो बेहतरी का सिलसिला है ये यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।